हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे या तो एक आंकिक प्रश्न मिल जाता है या कोई एक डेरिवेशन मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में तो पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं कंप्लीट, और इसका मात्रा और इसे प्रभावित करने वाले कारक, और ये कितने प्रकार का होता है। रासायनिक बलगतिकी अगर अध्ययन कर रहे हैं किसी रासायनिक अपक्रिया का तो उसमें कंप्लीट है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं। अब जो भी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, इस पूरे लेक्चर की मैंने एक पीडीएफ नोट्स बनाए हैं जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को कैसे किसी वीडियो से डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट है। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझ लें रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी अगर डेफिनेशन दी जाती है तो कहते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। वेग का मतलब ये हो गया, अगर हमने 2 या 2 से अधिक अभिकारक लिए हैं और उनसे उत्पाद बन रहा है तो उस उत्पाद को बनने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से बन रहा है, वो स्लो मोशन में बन रहा है, फास्ट मोशन में बन रहा है। ठीक है, तो उसी का अध्ययन करना रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। कंप्लीट है। तो सबसे पहले तो यही एक हेडिंग आएगी, अभिक्रिया का वेग। तो हेडिंग आ गई आपकी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। इसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन? सपोज हमने 2 या 2 से अधिक अभिकारक लिए हैं, ठीक है, और उससे हमें उत्पाद बनाना है, कोई भी उत्पाद बनाना है, तो वो कितनी स्पीड से बनेगा। तो इसमें 2 चीजें आ गई। एक तो उसकी सांद्रता में, जब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा तभी उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो एक तो सांद्रता हो गई और एक हो गया समय, उसमें कितना समय लगा। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। ये इसका एक फार्मूला हुआ करता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक, रिएक्टेंट या उत्पाद, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो अगर मैं इसे यहां से लेके चलूं तो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कंप्लीट है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक, तो दोस्तों मात्रक के लिए यहां पे अभिकारक या उत्पाद लिया गया है। दोस्तों यहां पे बात आ रही है सांद्रता की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मात्रक जिसकी यूनिट लिखनी है वो एक ही यहाँ पे टर्म है, वो कौन है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का मात्रक जो होता है अभिक्रिया का वेग बराबर, अगर इसके मात्रक की बात करें तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल बटे लीटर, ये यूनिट हुआ करता है। अब यहां से केवल इसी टर्म का लिखा जाएगा यूनिट और बटे। ठीक है, ये आता परिवर्तन में लगा समय।
समय का मात्रक, यहाँ पे समय को हम लोग बेसिकली सेकंड में काउंट करते हैं, बट मिनट में भी दे दिया जाता है कुछ न्यूमेरिकल्स में, तो वहाँ पे मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग अगर लेके चले तो सेकंड हो गया कंप्लीट। अगर यहाँ पे मिनट हो तो मिनट भी ले सकते हैं। अब इसका जो यूनिट बन के आएगा वो आएगा मोल, ठीक है। इस लीटर को कहाँ ले जाओगे, ऊपर, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड भी कहाँ चला जाएगा, इनवर्स में, सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड यहाँ पे मिनट में भी कन्वर्ट हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकते हैं दोस्तों कंप्लीट। तो ये तो हो गए इसके यूनिट। अब बात आती है कि रासायनिक बलगतिकी के कोई भी रासायनिक अध्ययन में या रासायनिक समीकरण के अध्ययन में इस वेग को दो प्रकार से काउंट किया जाता है। एक वेग होता है औसत वेग और एक वेग होता है तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग कैसे करके डिफाइन करते हैं और किसी समीकरण के लिए औसत वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग के लिए समीकरण को कैसे करके मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर भी बात करते हैं दोस्तों। अगर औसत वेग या अभिक्रिया के औसत वेग या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं, तो आपका जो अभिक्रिया का वेग था और ये औसत वेग, इसमें केवल इतना सा डिफरेंस है, वहां एकांक समय के लिए लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी निश्चित समय के लिए लिया जाता है, तो उसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन सेम हो जाती है। क्या बोलेंगे इसके लिए, कहेंगे किसी निश्चित समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन एकांक समय में, ठीक है, उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। कंप्लीट है। अब बात आती है औसत वेग के जो फॉर्मूला है, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, औसत वेग बराबर औसत वेग या दर भी कह सकते हैं बराबर, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे, ठीक है, समय अंतराल। क्या आएगा इसमें, परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल लिख देंगे, समय अंतराल। ये दोस्तों इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। अब इसे अगर मैं एक एग्जांपल के उसके अकॉर्डिंग समझाऊं, तो मैंने एक मान लिया कोई एक रिएक्शन है, माना एक रिएक्शन है ए से कौन बना है बी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज के लिए रिएक्शन कैसे लिखी जाती है वो समझना है हमारे लिए। तो एक रिएक्शन ले ली मैंने, एक अभिकारक था ए, ये काय में कन्वर्ट हुआ है, बी में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर इसका औसत वेग निकालेंगे तो सबसे पहले एक की सांद्रता में क्या चेंज हुआ, ठीक है, तो एक के केस में निकालेंगे, फिर बी की सांद्रता में क्या चेंज हुआ, बी के केस में निकालेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने माना था बी के लिए, बी की पहले सांद्रता थी B1, ठीक है, T1 समय, और कुछ समय बाद मीन्स T2 समय बाद इसकी सांद्रता हो गई B2, ठीक है। तो अगर इसमें मैं चेंज काउंट करूं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख लूं, एक ही सांद्रता स्टार्टिंग में थी A1 T1 समय पे, और A2 हो गई कब, T2 समय पे। अगर यहाँ चेंज काउंट करूं, क्या चेंज आया इसकी सांद्रता में, तो कैसे काउंट करूंगा, A2 माइनस A1, तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूं डेल्टा ए, ठीक है, और इसकी सांद्रता, डेल्टा ए की कॉन्सेंट्रेशन, और इस टर्म के लिए क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1, और क्या आ जाएगा इसके लिए डेल्टा टी, और इसका क्या आ जाएगा 32। तो ये किसके केस में आ गया, ए के केस में। यहाँ बी के केस में, यहाँ से अगर इसे लेस करोगे तो B2 माइनस B1 चेंज पता चल जाएगा क्या चेंज आया है, और यहाँ पे T2 माइनस T1, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डेल्टा बी की सांद्रता और डेल्टा टी ऑब्लिक, ये इसके टर्म में हो जाएगा। मींस ए अभिकारक था तो इसकी सांद्रता में क्या चेंज आया होगा, ठीक है, ये कितना घटा होगा और ये कितना बढ़ा होगा, और कितनी देर में घटा है कितनी देर में बढ़ा है, अभिक्रिया का वेग काउंट हो जाएगा। बट इसके लिए समीकरण के रूप में कैसे करके लिखते हैं उसे भी देख लेते हैं। हमने क्या किया,
हमने लिया ए, ठीक है, ए के घटने की दर, ए के घटने की दर। दोस्तों ए के घटने की दर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद जो होता है वो बनता है और किसके घटने से बनेगा, किसकी सांद्रता से, अभिकारक की सांद्रता से। तो अभिकारक वहां कौन था? ए के घटने की दर किस प्रकार से कौन की जाएगी? डेल्टा ए की सांद्रता बटे डेल्टा टी, ये आएगा। बट घटने की दर है ना, तो इसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे माइनस लगा के। ये माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि यहाँ इस अभिक्रिया में ए की सांद्रता घट रही है। कंप्लीट। और बी के केस में अगर लिखेंगे, बी के वहां घटने की दर नहीं आएगी, बी के बनने की दर आएगी, ठीक है। तो बी के बनने की दर बराबर, दोस्तों वहां क्या आएगा? प्लस आएगा। अब प्लस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर प्लस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो लिख दो, तो आएगा डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो ये तो आ गया ए के केस में, ये आ गया बी के केस में। अब पूरी अभिक्रिया का औसत वेग अगर लिखा जाए, अभिक्रिया का औसत वेग, ये समीकरण लिखा जाए औसत वेग के केस में, तो हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए बराबर, दूसरा कौन था? बी था दोस्तों। तो बी यहां पे क्या है? प्लस। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना हम लोग ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस का ही होता है, कोई भी पद अगर छोड़ देते हैं। तो ये तो इसका एक औसत वेग का समीकरण लिख गया। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। अगर मैं एक एक्चुअल रिएक्शन लेके चलूं तो उसमें भी मैं आपको लिखना बताता हूँ। 2-3 समीकरण लेके चलता हूँ जिनमें आपको लिखना बताता हूँ, ठीक है। PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl, ठीक है। मेरे पास है कि इक्वेशन, इसका मुझे औसत वेग के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों PCl5 इसके घटने की दर और इन दोनों के बनने की दर कौन होगी? कंप्लीट है। अगर इधर अभिकारक 2 होते तो उन दोनों के घटने की दर और इधर इनके बनने की दर लगती। अब यहाँ पे एक अभिकारक है जो कि घट रहा है, इसका अगर औसत वेग लिखेंगे समीकरण का, कंप्लीट लिख दे रहा हूं मैं, औसत वेग समीकरण। बहुत ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और भी कराऊंगा। अब यहाँ पे अगर मैं इससे लेके चलूंगा तो इसके लिए लिखा जाएगा PCl5 की सांद्रता बटे डेल्टा टी। कंप्लीट है। यहाँ पे लिखा जाएगा बराबर PCl3 डेल्टा बटे डेल्टा टी। यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों बराबर डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा टी। ये तो दोस्तों हमने इस प्रकार से लिख दिया, बट यहाँ पे साइन लगाने हैं हमारे। ये अभिकारक है और इसके घटने की दर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस, ठीक है। ये उत्पाद है, प्रोडक्ट, इसके बनने की दर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लस, जो कि हम नहीं लिखते, बराबर। ये भी दोस्तों क्या है? उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये इसके केस में लिख गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात देखेंगे, इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री बन के केस में, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के जो मोल होते हैं उन्हीं का अनुपात कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात। जैसे यहाँ पे देखें एक और, तो इस अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात कितना है? 1:1। जब इस अनुपात में हो तो औसत वेग समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मैं एक ऐसी समीकरण ले रहा हूँ जिसका स्टोइकियोमेट्रिक जो अनुपात होगा वो इस अनुपात में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सेम डिजिट नहीं होगी, 1-1 नहीं होगा, यहाँ पे 1, 2, 3 या 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह की डिजिट मिलने वाली है। तो उस समीकरण पे भी मैं समझा दूंगा। चलिए हमने क्या किया, एक समीकरण और ले लिया। सपोज समीकरण है दोस्तों
N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, इस सब क्रिया के लिए हमारे लिए क्या लिखना है, इसका जो समीकरण हम लोग लिख रहे थे, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक चेंज कंप्लीट है, वहां 1 1 के केस में लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, अगर देखिए यहाँ पे 1 3 और 2 यहाँ पे चेंज है। तो इसके लिए औसत वेग समीकरण कैसे लिखा जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान देना। औसत वेग समीकरण कंप्लीट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे तो वही सेम रहेगा जैसे लिखते थे, क्या आएगा, डेल्टा N2 बटे डेल्टा T बराबर, साइन बाद में लेके चलते हैं, यहाँ पर ये 3, तो कैसे लिखा जाएगा इसे, 1/3। ध्यान दें, यहाँ पे क्यों नहीं लिखते इसे, लिख सकते हैं 1/1, बट उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है, यहाँ पे चेंज आ सकता है 1/3 और आगे का पोर्शन वही रहता है, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर, इसके केस में क्या आएगा, 1/2 डेल्टा NH3 कॉन्सेंट्रेशन और डेल्टा T। ये तो दोस्तों देखें, अगर मोल एक से हटके हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है वो 1/, कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन लगा दें इसमें, यहाँ पर ये अभिकारक है दोनों की सांद्रता क्या होगी, लेस होगी, तो यहाँ पे क्या लगाना, माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस। ये इस समीकरण का औसत वेग समीकरण लिखते हैं। तो बहुत आसान है इस तरह के समीकरण लिखना। 1-2 समीकरण और लेके चलेंगे दोस्तों। मैंने ये 2 रासायनिक अपक्रिया और ले ली हैं जिनके हमें औसत वेग समीकरण लिखनी है। कंप्लीट है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 है, तो 1/2 और डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा T क्या है, इससे पहले माइनस, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे G फॉर गैस, इसका कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बराबर, ये क्या है, इसकी सांद्रता बढ़ेगी, तो यहाँ पे आएगा प्लस, कितना है, 4, 1/4 डेल्टा NO2 की कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा T कंप्लीट, और प्लस सॉरी इज इक्वल प्लस, यहाँ पे 1 है तो बटे में नहीं लेना है, डेल्टा O2 ऑब्लिक डेल्टा T। ठीक है, ये इस समीकरण के लिए आपकी एक औसत वेग समीकरण लिखिए। बात करते हैं इस वाली की। ठीक है, यहाँ पर ये मोल है, इसे बटे में लिया जाएगा, ठीक है, माइनस क्या आएगा, डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, बराबर, यहाँ पे ये भी है 1/B डेल्टा B की सांद्रता बटे डेल्टा T कंप्लीट इज इक्वल, यहाँ पे कौन है, स्मॉल c, 1/c, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि इनकी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही होगी, इनके माइनस क्यों है, क्योंकि इनकी सांद्रता घट रही होगी, तो डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T कंप्लीट बराबर प्लस 1/D और डेल्टा D की सांद्रता बटे डेल्टा T। ये तो दोस्तों हो गए आपके सभी एग्जाम। ठीक है, अब मैंने अभिक्रिया के वेग की बात की, औसत वेग की बात की। ठीक है, अब मैं तात्क्षणिक वेग पे भी बात करूँ। चलिए बात करें अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। कंप्लीट है दोस्तों, हम लोग अभिक्रिया के वेग को लेकर चले थे, तो वेग में हमने एकांक समय लिया था, औसत वेग को लेकर चले, औसत वेग में हमने एक निश्चित समय ले लिया। तात्क्षणिक वेग में क्या लेके चलते हैं, तात्क्षणिक वेग में किसी निश्चित क्षण लेके चलते हैं, बहुत अल्प समय, तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अगर इसे डिफाइन किया जाए तो ये औसत वेग ही हुआ करता है।
इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तात्क्षणिक वेग बराबर औसत वेग डेल्टा टी इज इक्वल सी। बहुत अल्प समय की बात होती है यहाँ पे दोस्तों, बहुत अल्प समय की। अब अगर इसके रूप में हमें किसी समीकरण को लिखना है, ठीक है, तो जिस प्रकार से औसत वेग के लिए समीकरण लिखा करते थे, ठीक उसी प्रकार से तात्क्षणिक वेग समीकरण लिखी जाती है। लेकिन उसमें और उसमें अंतर ये रहा करता है, बस वहां पे हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते थे डेल्टा, और यहाँ पे डेल्टा की जगह हम लोग किसे इन्वॉल्व कर लेते, टी, सॉरी डी, डी को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैंने एक समीकरण ले ली, PCl5 इज इक्वल PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए मुझे औसत वेग समीकरण लिखनी है, तो वो तो मैंने आपको समझा दी थी। वहां पे आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो, क्या आएगा, डेल्टा, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी तात्क्षणिक वेग समीकरण लिखूं तो किस प्रकार से लिखी जाएगी, तात्क्षणिक वेग समीकरण, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, वहां पे डेल्टा लिया करते थे, यहाँ पे लिखना है टी, और PCl5 क्या लिखना है, डी लेके चलना है, डी, और बटे डेल्टा टी की जगह क्या लेना है, डी टी, कंप्लीट। और बाकी टर्म सब सेम, माइनस बराबर, इसके लिए क्या लेना है आप, अगेन डी PCl3 बटे डी टी, यहाँ तो कौन सा साइन आएगा, प्लस, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बराबर अगेन डी Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी प्लस और प्लस। अब दोस्तों जो आपका औसत वेग था और ये तात्क्षणिक वेग है, इसमें सिर्फ क्या चेंज लिया आपने, यहाँ पे डेल्टा हुआ करता था, डेल्टा की जगह आपने सिर्फ क्या ले लिया, डी ले लिया दोस्तों, डेल्टा की जगह क्या ले लिया, डी ले लिया, डेल्टा की जगह क्या ले लिया, डी ले लिया, बाकी कोई चेंज नहीं। अब आपके अगर स्टैक्योमेट्रिक गुणांक भी चेंज हो रहा है, तब उसी आप जिस तरह से औसत वेग समीकरण लिख रहे थे उसी प्रकार से इसका समीकरण लिखा जा सकता है। बट क्या करना है आपको, डेल्टा की जगह काय का यूज करना है, आपको डी का यूज करना है, कंप्लीट। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपके औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और इनके जो समीकरण लिखे जाते हैं उन पर, ठीक है। अब आ जाता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन पे भी बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से वो कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग ले लेते हैं अभिकारक की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, ठीक है। अभिकारकों की प्रकृति, अगर अभिकारक आपके आयनिक हैं या ध्रुवीय हैं तो उस अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होगा। अगर आपके अभिकारक सहसंयोजी हैं, मीन्स उनके बीच में सहसंयोजी बंध है, तो उस अभिक्रिया का वेग कम होगा, कंप्लीट है। तो अभिकारकों की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आता है अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। दोस्तों लासाफेरिये लॉ में आपने पढ़ा होगा, अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, कंप्लीट है, उत्पाद ज्यादा बनते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, ठीक है, अगर सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा होगा, अधिक होगा। अब दोस्तों बात आती है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अणु भाग ले रहे होंगे अभिक्रिया में, जो भी आपके होंगे उनके बीच टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। लास्ट वन पॉइंट आता है इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति की बात करें दोस्तों, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करती है, कंप्लीट ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लास्ट, सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल। दोस्तों अगर अभिकारक ठोस अवस्था में, ठीक है, तो इसका सतह क्षेत्रफल कम होता है,
अगर उसी को हम चूर्ण के रूप में ले लें, जैसे ये ठोस है तो इसका ये सरफेस सतह क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है। अगर इसे चूर्ण के रूप में लेंगे तो ये छोटा छोटा हो जाएगा इस तरह से, तो इसका सतह क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभिकारक का जैसे जैसे सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सक्रिय का वेग भी उतना ही अधिक होगा या अधिक बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं कोयले को जलाऊं तो कोयले की अपेक्षा कोयले का चूर्ण अधिक तेजी के साथ जलता है। कंप्लीट है। तो आपने इस वीडियो में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी पढ़ लिया। कंप्लीट है। अब इसके जो मेरी स्क्रीन पे जो आपको पीडीएफ फाइल दिख रही है, ठीक है, इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लेना और इस पीडीएफ फाइल को लेके मेरे इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना, कंबाइन करके पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा ये आपका वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगा। कंप्लीट है। और इसकी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उसको पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट। दोस्तों, अब मैं आपको पीडीएफ लिंक के द्वारा अपने नोट्स को डाउनलोड करना बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में जैसे कोई वीडियो चल रही है उसमें देखिए त्रिभुज का जो निशान है उस पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार का देखिए पेज खुलेगा। इसमें लिखा हुआ है पीडीएफ लिंक कंप्लीट। यहाँ पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ब्लू कलर पे, तो आपके सामने जो भी पीडीएफ के मैंने नोट्स अपलोड किए हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे एक ओपन हुआ है, इसके ऊपर एक देखिए एरो वाला जो साइन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ओके कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह से आप अपने जो इस वीडियो लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं।